नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से हमने आपको पिछले साल जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तभी बताया था, और उस सुनवाई से पहले भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अब राम मंदिर के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई भी ताकत राम मंदिर के निर्माण को अयोध्या में रोक नहीं सकती है। और अब वो घड़ी नज़दीक आ रही है जिस दिन से इस मंदिर का शिलान्यास होगा या फिर पहली ईंट रखी जाएगी। इसको लेकर आज राम मंदिर निर्माण क्षेत्र के जो ट्रस्ट है उसकी बैठक हुई, जिसमें 12 सदस्य उपस्थित थे। 3 सदस्यों ने इसमें से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत हिस्सा लिया, और उसके बाद जो इसके महासचिव हैं चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने आकर बाहर घोषणा की कि आज बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 10 करोड़ परिवारों के पास जाकर उनसे इस विशाल मंदिर के लिए सहयोग मांगा जाएगा। उसमें तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा और उन लोगों को भी ये महसूस कराया जाएगा कि भगवान राम के मंदिर में उनका भी कुछ योगदान है। इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अभी ये जानना बाकी है कि जो ज़मीन है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, यानी कि इतना भव्य और विशाल मंदिर बनने के लिए नींव को कितनी गहराई तक ले जाना पड़ेगा। उसके लिए L&T जो कि भारतीय कंपनी है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। उसमें साथ ही साथ आज मीटिंग में जो अवशेष मिले उनको लेकर भी सदस्यों ने खुशी जाहिर की, और ये इस बात का सबूत है कि यह मंदिर था जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों ने, बैद्यनाथन हो या जो दूसरे वकील थे के पाराशरन, उन्होंने बड़ी बखूबी के साथ रखा था, जिसके बाद 5 जजों की बेंच ने निर्णय लिया था। और एक और बड़ी खबर इसमें यह है कि ये जो नींव रखे जाने की जो तिथि बताई जा रही है वो 3 या 5 अगस्त में से दोनों में से एक तिथि होगी, और इसका निर्णय प्रधानमंत्री अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं कि वो किस तिथि को आकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहली नींव की ईंट रखेंगे। इसको लेकर जो इस पूरे मामले में बाबरी मस्जिद नाम का जो ढांचा था उसके पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी मांग की कि हम भी चाहते हैं, पूरे देश चाहता है, जिस तरीके से हिंदू चाहते हैं, अयोध्यावासी चाहते हैं, उस तरीके से हम भी चाहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जल्दी से जल्दी हो, लेकिन इसकी ईंट रखने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ करें, क्योंकि इनके ही प्रयासों से, इनके ही शासन में ये सब संभव हो पा रहा है। इसको लेकर राम मंदिर जो ट्रस्ट के पहले जो अध्यक्ष थे राम मंदिर जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नृत्य गोपाल दास, उनकी तरफ से भी प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को वर्चुअली इसका शिलान्यास नहीं करना है, वर्चुअली ईंट नहीं रखनी है, बल्कि उन्हें अयोध्या आकर अपने हाथों से इन ईंटों को रखना है, और इसमें योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया जाएगा। साथ ही साथ उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने भी कहा कि इसके लिए ज़रूरी है कि अब प्रधानमंत्री आएँ, क्योंकि उनके प्रयासों से और तमाम लाखों लोगों के प्रयासों से, बड़े और निष्ठावान राम भक्त वकीलों के प्रयासों से एक बार फिर से 500 साल के बाद ये संयोग होने जा रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर अब ज़मीन पर खड़ा हुआ दिखाई देगा, उसी स्थान पर जहाँ पर कि उनका जन्म हुआ था। 500 साल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब मीर बाकी नाम का जो बाबर का जो एक सेनापति था उसने 500 साल पहले ही इस मंदिर को ध्वस्त किया था, जो कि हजारों साल से वहाँ चला आ रहा था। और इसके बाद में पुरातात्विक अवशेषों से भी पता चला था कि उस जगह पर बार बार मंदिर बने, अगर भूकंप वगैरह से वो बार बार अगर उनको थोड़ा बहुत भग्न भी हुए तो उसको बाद में जो आसपास के राजा होते थे, जो अच्छे धनाढ्य लोग होते थे, वो मिलकर बनवा दिया करते थे। लेकिन 500 साल से वहाँ पर मंदिर की बजाय एक ढांचा खड़ा कर दिया गया था जिसको मस्जिद का नाम दे दिया गया था। अब वो ढांचा भी नहीं है, वो ज़मीन बची है, और कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में जो दूध का दूध और पानी का पानी किया। उसके बाद जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की उम्मीद, और उसके अलावा पूरी दुनिया के लोगों की उम्मीद, क्योंकि केवल हिंदू ही नहीं, पूरी दुनिया के तमाम लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं कि भगवान राम जो कि 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य हैं, उनके जन्मस्थली पर बनने वाला मंदिर कितना भव्य और कितना विशाल होगा, और उसको वो पर्यटन की दृष्टि से भी देखना चाहते हैं। बहुत से लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखना चाहते हैं, और बहुत से लोग वहाँ भक्ति की दृष्टि से जाना चाहते हैं। और इसको लेकर कामेश्वर चौपाल जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में तैयारियां चल रही हैं, जो मॉडल है ये वही रहेगा जो अब तक दिखाया जाता रहा है। इसमें एक तब्दीली होगी कि पहले इसके
3 गुम्बद बनने वाले थे, लेकिन अब इसमें 5 गुम्बद बनेंगे और हिंदू शैली में, जो कि भारतीय शैली है, चाहे दक्षिण भारत की शैली हो, उत्तर भारत की शैली हो, नागर शैली हो, इसमें कई शैलियाँ मिलाकर उसका निर्माण किया जाएगा और इसका जो प्रांगण है वो भव्य हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। जो अनुपात मॉडल में रखा गया था वो अनुपात नहीं रहेगा, लेकिन मॉडल में जो प्रतिकृति दिखाई गई है उसी तरीके का एक भव्य मंदिर बनेगा। और चूंकि अब ज़मीन का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसमें कुछ तब्दीलियां हो सकती हैं और इसको लेकर कामेश्वर चौपाल ने यह भी कहा कि 1989 में सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब मंदिर के गर्भगृह का जो शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होगा, जिसकी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं। और जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, वो प्रधानमंत्री से इस बारे में मिल भी चुके हैं और दोबारा से उन्हें अवगत कराया जाएगा कि 3 या 5 अगस्त को जो भी डेट अगर उनको समय के अनुसार सूट करती है, उनके अनुकूल होती है, वो उस दिन आकर अयोध्या में इस मंदिर के गर्भगृह के निर्माण की पहली ईंट रख सकते हैं। तो इस पूरे मामले में अब तिथि स्पष्ट हो गई है। इसकी वजह यह है कि 3 तारीख को श्रावणी पूर्णिमा है, जिसको रक्षाबंधन के नाम से पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और 2 तारीख को भाद्रपद की दूसरी तिथि है। तो इस तरीके से उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री भी 3 तारीख को यानी कि श्रावण मास में ही इसको शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों ही तिथियां उत्तम हैं और शुभ काम में कोई देरी नहीं हो सकती। शुभ से शीघ्रम वेद का सूत्र है। इस तरीके से जितनी जल्दी ये निर्माण कार्य शुरू होगा उतनी जल्दी लोगों को एक और विश्वास जगेगा कि जिसकी उम्मीद वो हजारों साल से भी लोगों ने लगाई थी इस मंदिर के लिए। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आस्थाओं को ईश्वर के सामने रखा था और उसके साथ साथ लाखों साधुओं ने, लाखों जवानों ने अपनी बलिदान दिए थे, क्योंकि जब जब आक्रांता लुटेरे आते थे तब तब इस तरीके के जो आराध्यों के मंदिर हुआ करते थे, चाहे मथुरा का रहा हो, काशी का या अयोध्या का, उन पर आक्रमण करते थे, उनको तहस नहस करके वो अपनी जिहाद की सनक को पूरा करने की कोशिश किया करते थे। और उसकी वजह से जो भारत के बहुसंख्यक लोग थे उनको काफ़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसके बचाव में आया करते थे नागा साधु या वो आसपास के रहने वाले किसान और सामान्य जन जो हथियार उठा लिया करते थे और उनसे संघर्ष किया करते थे। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से बाबर ने उस ढांचे को ढाया था, बाबर के सेनापति ने, उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ लोगों ने इस पूरी मुहिम को चलाया और इसमें गोरखनाथ मंदिर के जो महंत रहे उनकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। वो हमेशा से राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुए उनका नेतृत्व करते रहे, चाहे वो महंत अवैधनाथ रहे हों, उनके गुरु रहे हों, या फिर अब जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इस पूरे के पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि आज मंदिर ट्रस्ट ये चाहता है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो शिलान्यास का कार्यक्रम होगा उसमें उपस्थित तो रहेंगे ही, क्योंकि उनके प्रदेश का मामला है, लेकिन वो भी जो नींव की ईंट रखी जाए उसमें अपना हाथ जरूर लगाएं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत कह सकते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं संतोष की बात 100 करोड़ हिंदुओं के लिए है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे थे बार बार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वह मंदिर नहीं था, मंदिर जैसा ढांचा नहीं था, मंदिर था तो किस तरीके का मंदिर था, और तो और जब वो उन्हें लगा कि अब वो मस्जिद साबित नहीं कर पाएंगे, मंदिर के अवशेषों को वो नकार नहीं पाएंगे, तो फिर एक कांग्रेस की तरफ से एक नया शिगुफा छोड़ने की कोशिश की गई थी और ये कहने की कोशिश की गई थी कि ये जो अवशेष मिले हैं वो हिंदू मंदिर के नहीं है, ये जैन मंदिर के हो सकते हैं या फिर बौद्धों के बिहार के हो सकते हैं, पर मंदिर के नहीं है। इस तरीके की उलझुल बातें की गई थी। और इस पूरे मामले में जिस तरीके से राजीव धवन नाम का एक व्यक्ति जो खुद को अपने हिंदू नामधारी था, लेकिन वो पूरी तरीके से म्लेच्छों का साथ दे रहा था, म्लेच्छों की लड़ाई लड़ रहा था, और उसकी तमाम जो प्रपंच हुए थे, तमाम जो लड़ाई के दौरान उसके झूठ थे वो सारे के सारे बेनकाब कर दिए थे। 2 भारत के बड़े वकीलों के पाराशरन जो कि 93 साल के बुजुर्ग थे और दूसरी तरफ एस वैद्यनाथन, उन्होंने जिस तरीके से राजीव धवन के सारे झूठों का पर्दाफाश कर दिया था। और साथ ही साथ मैं इस पूरे प्रकरण में के मोहम्मद का नाम भी जरूर लेना चाहूँगा, जो कि पुरातत्व विभाग के एक बड़े अधिकारी रहे, और उन्होंने ही जब ये मामला चल रहा था उससे 3 महीने पहले बता दिया था कि कोई भी अदालत जो सबूत सामने हैं, जो पुरातत्व के अवशेष सामने हैं, उनको नकार नहीं सकती है। वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर था, इसको कोई भी झूठ नहीं साबित कर सकता है।
क्योंकि जिस तरीके के अवशेष उस समय उपलब्ध थे, बाद में तो खुदाई के दौरान जब नींव खोदी जा रही थी, जमीनों को साफ किया जा रहा था, तब और ज़्यादा अवशेष उसमें निकल कर आए थे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से बीबी लाल के नेतृत्व में पहली खुदाई हुई थी और उस खुदाई के जो अवशेष प्राप्त हुए थे उसको तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा की सरकार ने दबा दिया था, क्योंकि उसे लगता था कि तुष्टीकरण की राजनीति को उससे झटका लग सकता है। लेकिन बाद में जब कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ खुदाई हुई, तब भी वो सारे सबूत और ज़्यादा पुष्टिकारक सबूत वहाँ पर मिले थे, जिसको नकारना किसी भी व्यक्ति के लिए, जनसामान्य के लिए संभव नहीं था। तो जो जज बैठे हुए थे उनके लिए भी किसी भी हालत में संभव नहीं था। रंजन गोगोई जो कि उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनके साथ साथ जो 5-4 अन्य जज थे, उन सभी ने उन सभी सबूतों की जो प्रामाणिकता थी उसको स्वीकार किया और एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके बाद ये निश्चित हो गया था कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही अयोध्या में बन जाएगा। और जैसा कि आज कहा गया है, इस मंदिर के निर्माण में 3 से 3.5 साल का वक्त लग सकता है, यानी कि आज 2020 है और उससे लेकर आप 2024 से पहले उस मंदिर में जाकर भगवान श्री राम की अर्चना वंदना कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।